Hello friends, so today we are going to move ahead and we're going to discuss about the enzymes. Okay, in the previous lecture we were talking different classes of enzyme. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन अपन बेस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ऑन दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एंजाइम के एंजाइम किससे बना है. सो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ओके, बट देर आर सम एंजाइम विच हैज अ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. ठीक है, तो जो एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से बने हुए those are termed as simple enzymes. ठीक है, so we have simple enzymes. तो अगर simple enzymes की बात करूं तो simple enzymes are made up of only proteins. ठीक है, made up of only proteins. All the enzymes are proteins. Basically they are proteins. ठीक है, तो आप कोई भी एंजाइम को अगर ब्रेक करोगे तो उसमें से आपको प्रोटीन से मिलेगा. तो वो जो एंजाइम्स है जो सिर्फ प्रोटीन से ही बने हुए, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ओके, तो दोज एंजाइम्स आर टर्म्ड एज सिंपल एंजाइम्स. और उसका एक एग्जांपल अच्छा है, दैट इज पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. पेप्सिन और ट्रिप्सिन का नाम आप सुन चुके हो डाइजेशन वाले चैप्टर में. पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर द टू टाइप्स ऑफ सिंपल एंजाइम विच आर प्योरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, अभी जो दूसरी कैटेगरी है उसमें जो एंजाइम है वो प्रोटीन से तो बना हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन इट ऑल्सो हैज द नॉन प्रोटीन पार्ट. ठीक है, तो दोज आर टर्म्ड एज कॉन्जुगेट एंजाइम्स. जैसे आपने कॉन्जुगेट लिपिड्स पढ़ा था उसी तरीके से कॉन्जुगेट एंजाइम्स. सो कॉन्जुगेट एंजाइम्स conjugate enzymes बोलते हैं, या फिर दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज होलोजाइम्स, या फिर दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज होलो एंजाइम्स. ठीक है, तो आप कॉन्जुगेट एंजाइम्स बोलते हो या फिर होलो एंजाइम्स बोलते हो या फिर होलो एंजाइम्स भी बोल सकते हैं. सो ये जो होलो एंजाइम्स है या फिर कंजुगेट एंजाइम्स है, दे हैव अ प्रोटीन पार्ट एंड अ नॉन प्रोटीन पार्ट. ठीक है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं. ये जो पूरा कैटेगरी है कंजुगेट एंजाइम का, इसको दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकता हूं एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना. प्रोटीन पार्ट, ठीक है, एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट. इट इज गोइंग टू हैव अ प्रोटीन पार्ट एंड अ नॉन प्रोटीन पार्ट. जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे कहा जाता है एपो एंजाइम. प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है. और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज कोफैक्टर. ठीक है, सो कॉन्जुगेट एंजाइम्स जो होते हैं या फिर जो दूसरा नाम क्या है, होलो एंजाइम्स. कंजुगेट एंजाइम्स या फिर होलो एंजाइम जो होते हैं, दे आर नॉट प्योरली प्रोटीन्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट. तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कहा जाता है कोफैक्टर, और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे कहा जाता है एपोएंजाइम. ठीक है, अब जो प्रोटीन पार्ट होता है ये होता है स्पेसिफिसिटी के लिए. इट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक नेचर, ओके, और अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी टू दी एंजाइम. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज फॉर स्पेसिफिसिटी. इट इज फॉर स्पेसिफिसिटी. और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, दैट इज फॉर इट्स फंक्शनैलिटी. दैट इज फॉर इट्स फंक्शनैलिटी. ठीक है, सो प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपोएंजाइम
and it is for its specificity, while the non-protein part is known as cofactor and it is for its functionality. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो कंजुगेट एंजाइम्स या होलो एंजाइम्स या होलोजाइम्स आर दोज एंजाइम्स व्हिच आर नॉट प्योरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. क्योंकि जो प्योरली प्रोटीन से बने उन्हें क्या कहा है अपन ने, सिंपल एंजाइम्स कहा. उसके एग्जांपल अपन लिखे ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन. ठीक है. कंजुगेट एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन तो होता ही है, बट प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है. और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसकी फंक्शनैलिटी के लिए होता है, और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसकी स्पेसिफिसिटी के लिए होता है. ठीक है. अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर है. कोफैक्टर को भी फर्दर दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो. वी कैन डिवाइड एज द कोएंजाइम. अगर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है which is loosely attached to the apoenzyme or which is loosely attached to the protein part, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए ना. तो अगर दोनों के बीच का अटैचमेंट लूज है तो we term it as the coenzyme. We term this part as coenzyme. And if it is tightly attached, we term it as the prosthetic group. समझ में आ रही बात. मैं इसकी बात कर रहा हूं कोफैक्टर की. कोफैक्टर एपोएंजाइम के साथ अटैच होगा. अगर टाइटली अटैच्ड है तो वी वुड टर्म इट एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर लूजली अटैच्ड है कोफैक्टर तो विल टर्म इट एज द कोएंजाइम. ठीक है. सो मैं इसको आगे बात करता हूं इसके बारे में. कोफैक्टर्स को अगर मैं डिफाइन करूं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर स्मॉल लो मास डेंसिटी कंपाउंड्स विच आर अटैच्ड टू द एपोएंजाइम बोल सकते हैं. तो मैं ओके चलो यहां पे लिख देते हैं. स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट, ओके, compounds, small low molecular weight compounds which are attached to the compounds bound to or attached to apoenzyme. apoenzyme मतलब एपोएंजाइम मतलब दी प्रोटीन पार्ट. ठीक है. सो दे आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स. क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स. ठीक है. सो व्हाट आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स? ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स बाउंड टू दी एपोएंजाइम. ठीक है. क्लियर है. सो नाउ अगर मैं कोफैक्टर्स को फर्दर डिफरेंशिएट करूं तो मैंने बोला टाइटली बाउंड है, लूजली बाउंड है. सो अगर मैं कोफैक्टर की बात करता हूं विच इज लूजली बाउंड, तो वी टर्म इट एज कोएंजाइम. क्या कहा जाएगा? कोएंजाइम कहा जाएगा. तो डिफाइन कैसे करेंगे? कोफैक्टर विच इज लूजली बाउंड टू द एपोएंजाइम और द प्रोटीन पार्ट इज टर्म्ड एज कोएंजाइम. ठीक है. तो मैं लिख लेता हूं cofactors which are loosely bound or attached to the apoenzyme or the protein part or the प्रोटीन पार्ट आर टर्म्ड एज कोएंजाइम. ठीक है. इसको याद रखना, काफी कंफ्यूजन होता है. सो कोफैक्टर्स विच आर लूजली बाउंड और अटैच्ड टू द एपोएंजाइम और द प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोएंजाइम. ठीक है. समझ में आ गया. सो आई मेंशन सम कोएंजाइम्स, जैसे कि
Okay, I'll rub it down and I'll mention the enzymes. को रब कर देते हैं. Coenzymes की बात चल रही है. So one of the coenzyme is थाइमीन. क्या है? थाइमीन. थाइमीन इज विटामिन B1. क्या बोलते हैं इसे? दिस इज विटामिन B1 and it is attached to, loosely attached to the protein part that is TPP. क्या नाम है? TPP, that is thiamine pyrophosphate. Thiamine pyrophosphate. ठीक है. सो ठीक है. थाइमीन पायरोफॉस्फेट में जो थाइमीन है वो लूजली अटैच्ड है. क्या है? वो लूजली अटैच्ड है. सो वी टर्म इट एज टीपीपी. फिर एक और कंपोनेंट है राइबोफ्लेविन, दैट इज विटामिन B2. सो वी हैव राइबोफ्लेविन. राइबोफ्लेविन इज B2, which is present in FAD, which is present in FMN में भी present है, which is termed as flavin mononucleotide, and it is also present in FAD, that is flavin adenine dinucleotide. Flavin adenine dinucleotide. ठीक है. So riboflavin, which is vitamin B2, is working as a coenzyme because it is loosely attached to the main protein part. ठीक है. दूसरी एक चीज है, that is nicotinamide, that is vitamin B3. So we have nicotinamide. We have nicotinamide और नियासिन भी बोलते हैं. मैं लिख देता हूं नियासिन. ठीक है. इट इज विटामिन B3. इट इज विटामिन B3. ओके. एंड इट इज फाउंड इन NAD. It is found in NAD, that is termed as nicotinamide adenine डाइन्यूक्लियोटाइड. क्या कहा जाता है उसे? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है. तो इसके अंदर जो कोएंजाइम है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो क्या है? निकोटिनामाइड और नियासिन, विच इज विटामिन B3. ठीक है. क्लियर है. So thiamine, which is vitamin B1, that is present in TPP, that is thiamine pyrophosphate. Riboflavin, that is vitamin B2, is present in FMN, that is flavin mononucleotide, and FAD, that is flavin adenine dinucleotide. And nicotinamide or niacin, which is also vitamin B3, okay, it is found in NAD, that is nicotinamide adenine dinucleotide. ठीक है. सिंपल एंड इजी. समझ में आ गया. एक और चीज है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड.
एस्कॉर्बिक एसिड है, इट्स नॉट अ प्रोटीन पार्ट। सी, सो एस्कॉर्बिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं, ascorbic acid is found in the enzyme prolyl hydroxylase. Let's put it down. Ascorbic acid is vitamin C. Okay, present कहाँ है? तो मैं यहां लिखता हूं, it is found as a coenzyme, in prolyl hydroxylase enzyme. Ascorbic acid, which is vitamin C, is found as a coenzyme in prolyl hydroxylase enzyme. ये एंजाइम करता है क्या? This enzyme helps in formation of collagen, okay, during the injury. Useful in formation of collagen. Okay, useful in formation of collagen. तो याद रखना, ascorbic acid, which is termed as vitamin C, it is found as the coenzyme in the enzyme prolyl hydroxylase. ठीक है, ये प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है? तो इट इज यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कोलाजिन, ओके, ड्यूरिंग क्लॉटिंग. क्लॉटिंग के टाइम पे वो हेल्प करता है फॉर्मेशन करने के लिए कोलाजिन को. तो अगर विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी अगर प्रेजेंट नहीं है एज अ कोएंजाइम विद द प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज, तो कोलाजन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मतलब आपका क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, मतलब वुंड हील नहीं हो पाएगा. तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वीडियो पॉज करके सब लिख लेना. डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, deficiency of ascorbic acid or the vitamin C leads to delayed wound healing. Okay, it leads to delayed wound हीलिंग. अगर क्या है? डेफिशिएंसी है एस्कॉर्बिक एसिड का, विटामिन सी का. ठीक है, तो आपको याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड विच इज अ कोएंजाइम अटैच्ड टू द एंजाइम प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज. ओके, प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज का मेन काम क्या था? कोलाजन का फॉर्मेशन करना एट द टाइम ऑफ क्लॉटिंग. ठीक है, आपको इंजरी हो जाती है तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, क्लॉटिंग की जगह बी मोर स्पेसिफिक. यहाँ पे मैंने वुंड लिखा है, इसलिए मैं लिखूं ड्यूरिंग इंजरी. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो अगर एस्कॉर्बिक एसिड यू आर नॉट टेकिंग इन प्रॉपर अमाउंट, तो आपके वुंड्स को हील होने में टाइम लगेगा, डिलेड वुंड हीलिंग. ठीक है, सो कोएंजाइम क्या होते हैं? दिस आर लूजली बाउंड टू दी प्रोटीन और दी एपोएंजाइम. उस तरीके से अगर मैं बात करूं प्रोस्थेटिक ग्रुप की, प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर बात करूं तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में टाइटली बाउंडिंग होगा टुवर्ड्स दी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स which are tightly bound to किसको?
Organic cofactors which are tightly bound to the apoenzymes or the proteins, they are termed as prosthetic group. So organic cofactors which are tightly bound to the apoenzyme, those are termed as prosthetic group. ठीक है, समझ में आया? Why they are tightly bound? Because they have many bonds present. जैसे कि अगर मैं लेता हूं कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ये एपोएंजाइम है. दिस इज एपोएंजाइम एंड दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो इनके बीच में काफी सारे बॉन्ड्स फॉर्म्ड होंगे एंड दैट इज द रीजन इट इज टाइटली बाउंड. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो एक पॉइंट, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स व्हिच आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम ऑफ द प्रोटीन्स ड्यू टू प्रेजेंस of many bonds between them. Due to the presence of many bonds between them. ठीक है, समझ में आ गया? एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं यहां पे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स का, दैट इज हीम. ओके, हीम पता है ना आपको? सो हीम इज फाउंड इन कैटलेज, ऑक्सीडेज, हीम ग्रुप found in catalase enzyme, peroxidase, ठीक है, and cytochromes. ठीक है. So heme group that is present in catalase, peroxidase and cytochromes. So this is an example of prosthetic group. ठीक है, simple and easy. तो prosthetic group are tightly bound to the apoenzyme due to the presence of many bonds between them. ओके, काफी सारे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है दोनों के बीच में, इसलिए ये काफी ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं. ठीक है. नाउ आई टॉक अबाउट द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स. ऑर्गेनिक की बात करी थी, अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की बात करते हैं. तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की अगर बात करें, सो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कैन बी मेटल और नॉन मेटल आयंस. मेटल आयंस हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल आयंस हो सकते हैं. ठीक है, दे कैन बी लूजली बाउंड और दे कैन बी टाइटली बाउंड. लूजली और टाइटली अटैच्ड. ठीक है, समझ में आया? सो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इनके. जैसे कि वी हैव वन एंजाइम दैट इज फॉस्फोपाइरोलेज. ओके, फॉस्फोराइलेज. ओके, इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ Mg2+. दिस रिक्वायरमेंट ऑफ Mg2+. ठीक है. उसी तरीके से नाइट्रेट रिडक्टेस को एक्टिवेट करने के लिए
ओके, नाइट्रेट रिडक्टेस को एक्टिवेट करने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ मॉलिब्डेनम, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को एक्टिवेट करने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ Cu2+ एंड Fe2+, ठीक है। देन टायरोसिनेस, को एक्टिवेट करने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ Cu2+, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ Cu2+। समझ में आ रहा है। सो फॉस्फोराइलेसिस के जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए Mg2+ की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रेट रिडक्टेस को एक्टिवेट करने के लिए मॉलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट होती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को एक्टिवेट करने के लिए Cu2+ एंड Fe2+ की रिक्वायरमेंट होती है। एंड टायरोसिनेज को एक्टिवेट करने के लिए Cu2+ की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये चीजें प्रेजेंट होगी तो ही ये एंजाइम एक्टिवेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की अगर बात करता हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसको एक्टिवेट करने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ Zn2+, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ Zn2+। ATPase एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ Na+ and Mg2+, there's requirement of Na+ and Mg2+। लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए लाइपेज एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ Ca2+, रिक्वायरमेंट ऑफ Ca2+ एंड सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ Cl नेगेटिव, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हो गए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके बिना, जो भी एंजाइम्स के बिना नाम लिखे, ये काम नहीं कर पाएगी, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, सो दे नीड टू बी एक्टिवेटेड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आयंस आप इनको, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है। सो दिस आर द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है। एक और मैं टर्म यहां पे देता हूं विच इज टर्म्ड एज मेटलोजाइम्स। सेम चीज है बट मैं एक टर्म देता हूं, एंजाइम्स विच आर एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ मेटल आयंस और cofactor is a metallic inorganic metallic ion। जिन एंजाइम्स के पास कोफैक्टर क्या है, इनऑर्गेनिक मेटेलिक आयन है, those enzymes are also termed as metallozymes, they are also termed as मेटलोजाइम्स, ठीक है, समझ में आ गया।
क्या लिखा है मैंने यहां पे कि यार जो एंजाइम्स का कोफैक्टर is an inorganic metal ion. Okay, those enzymes are also termed as metallozymes. Those are termed as metallozymes. ठीक है, आप metallozymes भी बोल सकते हो, कोफैक्टर्स भी बोल सकते हो. ठीक है, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो आपको याद रखने पड़ेगी, और जो उनको एक्टिवेट करता है उसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, आप आराम से याद रख सकते. ठीक है, सो एक हो गए सिंपल एंजाइम्स, फिर हो गए कॉन्जुगेट एंजाइम्स. अब मैं बताता हूं आइसोजाइम. आइसोजाइम, आइसोमर्स बोलते हो ना आप, उस तरीके से ये टर्म है आइसोजाइम्स. तो आइसोजाइम्स दे आर डिफरेंट एंजाइम्स, okay, working on the same substrate, okay, which have similar different enzymes which act on same substrate. ओके, या फिर आप बोल सकते डिफरेंट एंजाइम विच हैव द सेम सबस्ट्रेट एक्टिविटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम आप बोल सकते हो. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम्स. तो डिफरेंट फॉर्म है एंजाइम्स के, इसका मतलब क्या हुआ, इनको कोड करने वाला जो जीन है वो भी होगा, अलग होगा. तो आप लिख सकते हैं isozymes are coded by different genes, are coded by different genes. हर एक आइसोजाइम जो होगा वो अलग अलग जीन से कोड होगा. ठीक है, समझ में आ गया. सो आइसोजाइम क्या होते हैं, आइसोजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो एक ही टाइप की सबस्ट्रेट एक्टिविटी दिखाते हैं या फिर एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं. सो दे आर डिफरेंट एंजाइम्स, दे आर डिफरेंट एंजाइम्स विच एक्ट ऑन द सेम सबस्ट्रेट. आपको याद रखना है क्योंकि एंजाइम्स काफी स्पेसिफिक होते हैं ऑन द सबस्ट्रेट, बट यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, डिफरेंट एंजाइम्स विच एक्ट्स ऑन द सेम सबस्ट्रेट. ठीक है, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम, या फिर वी कैन ऑल्सो पुट इट एज आइसोजाइम्स कोडेड बाय डिफरेंट जीन्स. आइसोजाइम्स विच आर कोडेड बाय डिफरेंट जीन्स. ठीक है, जिसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस या फिर 5 आइसोजाइम. लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस या फिर 5 आइसोजाइम. समझ में आ गया. सो एक हो गया आपके सिंपल एंजाइम्स, दूसरे हो गए कॉन्जुगेट एंजाइम्स, और ये हो गया आइसो एंजाइम्स. ओके, सो डिफरेंट एंजाइम्स विच एक्ट एज ऑन सेम सबस्ट्रेट या विच हैव द सेम सबस्ट्रेट एक्टिविटी. Different forms of same enzymes या फिर isozymes are coded by different genes. इसका example है lactic dehydrogenase and 5 isozyme. Clear? So now let's move ahead and talk about the properties of enzymes. So all enzymes are proteins मैंने आपको बोला था, but we have some exceptions here. Properties of enzymes. So as I mentioned, all
enzymes are proteins. All enzymes are proteins. ठीक है, but we have some exceptions. So we'll put it as except ribozyme. Except ribozyme. Ribozyme is a RNA based enzyme. It is a RNA based enzyme. It does not have protein. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, it is a RNA based enzyme, ribozyme. ये काम क्या करता है? तो it helps in formation of peptide bonds. Helps in formation of peptide bonds. कब बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स? अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमीनो एसिड्स, टू बी मोर स्पेसिफिक. पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमीनो एसिड. कौन से प्रोसेस में? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. सो जैसे मैंने मेंशन किया कि यार ऑल एंजाइम्स आर गोइंग टू बी प्रोटीन्स. सब एंजाइम बेसिकली प्रोटीन्स ही हो गए, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन लिया अपन ने यहां पे, एक्सेप्ट राइबोजाइम. राइबोजाइम इज अ आरएनए बेस्ड. Okay, normally enzymes are protein based, but this is RNA based, acid ribonucleic acid based enzyme. It helps in, क्या काम करता है राइबोजाइम? तो it helps in formation of peptide bonds between amino acids. यार formation of peptide bonds between the amino acids कब होता है? So this is during the process of protein synthesis. Protein synthesis के टाइम में होता है. ठीक है. दूसरा एक और एक्सेप्शन है, दैट इज राइबोन्यूक्लियेज पी. एक और एक्सेप्शन ले लेते हैं. राइबोन्यूक्लियेज पी. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन. राइबोन्यूक्लियेज पी, इट हेल्प्स इन क्लीविंग ऑफ आरएनए. क्या काम करता है? तो इट हेल्प्स इन क्लीविंग, आरएनए को तोड़ने का काम करेगा. क्लीविंग ऑफ आरएनए. ठीक है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, दिस एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय सिडनी आल्टमैन. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय Sidney Altman. ठीक है. So ribonuclease P, it is also a non-protein based enzyme and it helps in what? Cleaving of RNA. RNA को तोड़ने का काम करता है. Cleaving of RNA. ठीक है. राइबोजाइम की बात करते तो राइबोजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट सैक. डिस्कवर्ड बाय, ओके, दिस इज सिडनी आल्टमैन. ओके, यहां पे देयर इज थॉमस, नॉट रॉबर्ट, थॉमस सैक. एंड इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द प्रोटोजोन. एक प्रोटोजोन के अंदर से इसको डिस्कवर किया गया था. ओके, एंड द प्रोटोजोन इज डिस्कवर्ड राइबोजाइम discovered from tetrahymena. ठीक है, इसकी बात करूं राइबोजाइम की मैं यहां पे. टेट्राहाइमेना क्या है? टेट्राहाइमेना इज अ प्रोटोजोअन.
इट्स अ प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोन मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट की बॉडी में रहते हैं, ओके, विदाउट द होस्ट बॉडी दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है। सो दो एंजाइम्स आपको याद रखने, एक राइबोजाइम विच इज नॉट अ प्रोटीन बेस्ड एंजाइम, ओके, डिस्कवर्ड बाय हुम, थॉमस सैक, ओके, डिस्कवर्ड फ्रॉम, कहां से डिस्कवर किया, तो इट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द प्रोटोजोन टेट्राहाइमिना, फ्रॉम द प्रोटोजोन टेट्राहाइमिना, ठीक है। क्या काम में आता है राइबोजाइम, तो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के काम में आता है। दूसरा एंजाइम है राइबोन्यूक्लियस पी विच इज ऑल्सो नॉन प्रोटीन बेस्ड एंजाइम, डिस्कवर्ड बाय हुम, डिस्कवर्ड बाय सिडनी आल्टमैन, डिस्कवर्ड बाय सिडनी आल्टमैन, ओके, एंड इट हेल्प्स इन क्लीविंग ऑफ आरएनए, या आरएनए को क्लीव करने का काम करता है। तो मैंने दो एक्सेप्शनल एंजाइम्स आपको बता दिए, राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस पी, डिस्कवर्ड बाय थॉमस सैक एंड सिडनी आल्टमैन। दूसरी प्रॉपर्टी देखें कि ऑल द एंजाइम्स आर कोडेड बाय जीन्स, enzymes are coded by genes बोल लो, या फिर we can also term it as coded by DNA, ठीक है। enzyme exist in tertiary structure, enzyme exist as टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर आपको पता है ना, प्रोटीन की जब अपन बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी बात हुई थी, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर में अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इफ दे आर एग्जिस्टिंग एज टर्शरी स्ट्रक्चर्स, ओके, तो प्रोटीन कौन सा हो गया, तो प्रोटीन हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन, द प्रोटीन इज ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। amino acids which are present on the enzymes, they come close to each other and they form the active sites. Amino acids which are present on enzyme, they come close and form active site. क्या करेगी, वो एक्टिव साइट का फॉर्मेशन करेगा। एक्टिव साइट मतलब वो साइट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। एक्टिव साइट मतलब वो साइट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा। एंजाइम के टाइम पे आपको पता होगा एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं। जैसे कि अगर ये सुक्रोज है तो सुक्रोज के ऊपर एंजाइम आके एक्ट करेगा, तो सुक्रोज क्या होगा, सुक्रोज सबस्ट्रेट हो गया। सुक्रोज इज सबस्ट्रेट। एंजाइम जिसके ऊपर एक्ट करते हैं, जिसको ब्रेक करते हैं, उस चीज को सबस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, सो एक्टिव साइट क्या होगी, एक्टिव साइट वो होगी जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करे। ठीक है, सो अमीनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एंजाइम्स, बिकॉज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो उनके पास अमीनो एसिड तो होगा। सो अमीनो एसिड्स व्हिच आर present on the enzymes, they come close or they interact with each other and they form the active site. जैसे कि अभी पास में कैसा आएगा, तो let's say this is a enzyme और इस एंजाइम के ऊपर स्पेसिफिक अमीनो एसिड है। यहां पे एक अमीनो एसिड है, यहां पे एक अमीनो एसिड है और यहां पे एक अमीनो एसिड है। तो ये वाले स्टेट में ये स्ट्रेट है पूरा, प्राइमरी स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। तो इस केस में ये जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स है दूर दूर है काफी, दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। बट जब ये स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको पता है फोल्डिंग हो जाएगी। अब देखो फोल्डिंग होने की वजह से ये जो प्रोटीन्स थे, सॉरी ये जो अमीनो एसिड्स थे, ये अमीनो एसिड यहां पे है, ठीक है, दूसरा अमीनो एसिड यहां पे आ गया,
और तीसरा अमीनो एसिड लेट्स से यहां पे आ गया, तो इनका बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया फोल्डिंग की वजह से। सो जब इनके बीच का डिस्टेंस दे कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दे फॉर्म दी एक्टिव साइट। ठीक है, ठीक है, फोल्डिंग की वजह से अमीनो एसिड्स काफी पास में आ जाएंगे एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट दी एक्टिव साइट। तो ये क्या है, दिस आर अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो मैं यहां पे फिर से एक बार मेंशन कर देता हूं, अमीनो एसिड्स ड्यू टू फोल्डिंग, अमीनो एसिड्स ड्यू टू folding interact with each other and form active site। समझ में आ गया? तो एक्टिव साइट कौन बनाएगा, अमीनो एसिड्स, ओके, व्हेन दे कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन एक्टिव साइट्स अवेलेबल, एक से ज्यादा एक्टिव साइट्स भी आपको देखने को मिल सकती है। So more than one active sites can be present as well. More than one active site are present। ठीक है, नाउ एंजाइम्स की अगर साइज की बात करते हैं, दे आर लार्ज, द साइज ऑफ द एंजाइम इज लार्ज, एंजाइम्स आर लार्जर इन साइज। तो इससे क्या होगा, बड़ा होने की वजह से दे कैन नॉट बी इजिली डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द सेल, वो सेल से बाहर नहीं जा सकते। मतलब जो भी एंजाइम सेल के अंदर बना है वो सेल के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। और अगर बाहर जाना है तो एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ द एटीपी द एंजाइम इज गोइंग टू बी रिलीज्ड आउट, इट कैन नॉट इजिली डिफ्यूज आउट। ठीक है, तो एंजाइम्स आर लार्जर इन साइज, सो दे कैन नॉट डिफ्यूज, सो they cannot diffuse out of cell, वो सेल के बाहर नहीं जा सकते। सो एवरी सेल, ऐसा नहीं कि एक सेल ने एंजाइम बनाया दूसरे सेल को दे दिया, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिफ्यूज नहीं होने वाला है। सो एवरी सेल हैज टू मेक इट्स ओन एंजाइम, हर एक सेल को अपना खुद का एंजाइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या याद रखेंगे, मोर देन वन एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स आर लार्जर इन साइज, सो दे कैन नॉट डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, वो सेल से बाहर नहीं आ सकते। दैट मीन्स एवरी सेल हैज टू मेक इट्स ओन प्रोटीन, हर एक सेल को अपना खुद का एंजाइम बनाना पड़ेगा, प्रोटीन बनाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट पासिंग थ्रू दी मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सेल ने बना दिया खुद के लिए एंजाइम और दूसरे सेल को पास करे, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो एवरी सेल हैज टू मेक इट्स ओन एंजाइम। और अगर भेजना है बाहर, ओके, इफ द एंजाइम हैज टू बी सिक्रेटेड, तो जो प्रोसेस यूज होगा दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। Enzyme, if secreted out of cell, requires energy for the transport process. That is energy, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, आई एम टॉकिंग अबाउट ATP। किसकी बात कर रहा हूं, एटीपी की। एंड द प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो मैं आगे रब करता हूं और लिखता हूं,
ठीक है. So enzymes, if secreted out of the cell, requires energy, and the process is known as enzyme secreted through the process known as exocytosis. Exocytosis, that is termed as cell vomiting. ठीक है, सेल रिलीज करेगा उसको विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. एनर्जी यहां पे यूज की जाएगी. ओके, enzymes cannot be secreted through डिफ्यूजन. ये बात दिमाग में रखना, डिफ्यूजन के थ्रू एंजाइम सिक्रेट नहीं होते हैं. एंजाइम के सिक्रेशन के लिए देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. एनर्जी यूज करी जाएगी बाय द सेल, और तभी जाके एंजाइम्स को बाहर रिलीज किया जाएगा, बिकॉज एंजाइम्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एंजाइम्स आर कोलोइड्स. एंजाइम्स आर कोलोइड सब्सटेंसेस. ठीक है, और जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जो प्रोसेस है, एक्टिविटी रिक्वायर्स एक्वस मीडियम. कौन सा मीडियम चाहिए? एक्वस मीडियम इज रिक्वायर्ड. बिना एक्वस मीडियम के एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. इसको दिमाग में बिठा लो. ठीक है, सो एंजाइम्स आर कोलोइड, ये आप याद रखो. दूसरा आप याद रखोगे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी मतलब जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को होने के लिए दिस रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वस मीडियम. ठीक है, फिर एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट. जैसे मैंने बताया कि हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करता है. जैसे लाइपेज है वो सुक्रोज पे काम नहीं करेगा, और सुक्रेज है वो लाइपेज पे काम नहीं करेगा. दे वेरी स्पेसिफिक. तो मैं लिखता हूं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट मतलब a specific enzyme is going to act on a specific substrate. कोई भी एंजाइम कोई भी सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं करेगा. बट अगेन वी हैव एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन हर जगह होते हैं. सो वी हैव एन एक्सेप्शन नोन एज प्रोटीएज. क्या नाम है एंजाइम का? प्रोटीएज नाम है. प्रोटीएज इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम which can digest many proteins, many different types of proteins. मतलब यहां पे जो मैं बोल रहा था कि स्पेसिफिसिटी, याले एंजाइम की स्पेसिफिसिटी नहीं है, क्योंकि मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? इट कैन डाइजेस्ट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. अगर वो एक ही टाइप के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता तो अपन बोल सकते थे कि यार प्रोटीज क्या एक स्पेसिफिक है, इट इज स्पेसिफिक. बट यहां पे क्या है, मैंने लिखा है इट्स मेनी डाइजेस्टिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. तो उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको किसमें लिखा है? एक्सेप्शन में लिखा हुआ है. तो यहां पे आपको याद रखना एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट. बट एक्सेप्शन में कौन आता है? प्रोटीएज आता है, which is a protein digesting enzyme which digests a lot of proteins, different types of proteins. It is not specific. Okay, enzymes are functional at a specific pH
एंड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंजाइम्स आर फंक्शनल एट स्पेसिफिक pH एंड टेम्परेचर। जरा भी टेम्परेचर में चेंज आया या pH में चेंज आया तो एंजाइम अपनी फंक्शनैलिटी लूज कर देगा। ठीक है, तो इट इज वेरी एसेंशियल टू रेगुलेट और मेंटेन द बॉडी pH। इंटरनल pH आपको मेंटेन करके रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर pH मेंटेन नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है आपकी बॉडी का, तो एंजाइम जो भी फंक्शन कर रहे हो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में या फिर कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज में एरर आ सकती है। एंजाइमेटिक रेट इंक्रीज। एंजाइम्स क्या करते हैं, कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटी की जो एंजाइमेटिक रेट है उसको बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O लेते हैं और CO2 लेते हैं। ठीक है, तो H2 और CO2 लूंगा मैं तो क्या बनेगा, H2O और CO2 लूंगा तो क्या बनेगा, सो बनेगा H2CO3 ओके, H2CO3 बनेगा। अब ये H2CO3 बन रहा है, ये 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक मिनट में। 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड इन 1 minute। (36 molecules of H2CO3 are formed per minute। ठीक है, आप देख लो कितने सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड पर मिनट एंड दैट इज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। तो यहां पे जो एंजाइम है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, दैट इज ओके, मैं लिख देता हूं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो यहां पे अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होता तो H2CO3 का फॉर्मेशन होता, बट काफी स्लोली होता। तो यहां पे एंजाइम ने क्या किया, एंजाइमेटिक रेट जो था उसको बढ़ा दिया। समझ में आ रही बात? तो एंजाइम्स एंजाइमेटिक रेट को बढ़ा देते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड पर मिनट, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज द टर्नओवर नंबर। ये जो 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स मैंने लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टर्नओवर नंबर। कितना टर्नओवर हुआ, तो 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स का टर्नओवर है। ठीक है, चले आगे। सो नाउ विल टॉक अबाउट द मेटाबॉलिज्म और विल टॉक अबाउट द mechanism of enzyme action। mechanism of enzyme action। ठीक है, सो mechanism of enzyme action अपन लेते हैं तो विल प्लॉट अ ग्राफ। ठीक है, सो यहां पे मैं बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज शोइंग द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस आर नोन एज दी, नीचे की तरफ विल टॉक अबाउट द रिएक्टिव रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो नाउ अगर मैं कोई सबस्ट्रेट की बात करता हूं तो सबस्ट्रेट, लेट्स से सबस्ट्रेट यहां पे दैट इज द ग्राउंड स्टेट।
लो एनर्जी स्टेट बोल सकते हो, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द ग्राउंड स्टेट या फिर लो एनर्जी स्टेट। यहां पे सबस्ट्रेट के पास एनर्जी काफी कम है। अब क्या होगा, धीरे धीरे अगर ये बायोकेमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, okay, so now this substrate, it gets converted into product, और उसको प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आप देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। एक्टिवेशन एनर्जी जो यहां पे यूज करी है याले सबस्ट्रेट ने ग्राउंड स्टेट से याले स्टेट पाने के लिए, विच इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट, दो एक्टिवेशन एनर्जी है, ओके, विदाउट एंजाइम। ठीक है, बट अगर कोई सबस्ट्रेट को आपको ब्रेक डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो आप देखोगे ट्रांजिशन, ये सबस्ट्रेट है ग्राउंड स्टेट से अगर स्टार्ट करता है तो द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहां पे आप कंपेयर कर लो कितनी कम है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हियर इज वेरी लेस। तो यहां पे भी आपने ग्राउंड स्टेट से चालू किया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, बट जो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे रिक्वायर्ड थी, दैट इज विद द हेल्प विथ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो अगर आप कंपेयर करते हो दोनों स्टेजेस को, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये ग्राउंड स्टेट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, आप यहां पे देख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लो, एंड इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। ठीक है, तो इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बॉडी प्रोड्यूस करे या डेवलप करे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये जो सबस्ट्रेट है इसका ब्रेकडाउन होना, ओके, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी में क्या करते हैं, सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन कर देते हैं, या फिर सबस्ट्रेट को ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट पे ले आते हैं, और फिर उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, सिंपल एंड इजी। ये तो आपको तो इतना याद रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, इज रिक्वायर्ड लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन हाई अमाउंट इन प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ। ठीक है, यहां पे ये जो है सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो गया प्रोडक्ट में, ओके, तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, दिस इज नोन एज एनर्जी डिफरेंस। So we have low space here. This is known as energy difference. क्या कहा जाता है, मैं रिपीट करो, एनर्जी डिफरेंस। अगर आपको नहीं यहां पे दिख रहा है तो आप याद रखो, दिस इज एनर्जी डिफरेंस। ठीक है,
सो ग्राउंड स्टेट से या फिर लो एनर्जी स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट पे जाने के लिए कोई भी सबस्ट्रेट को क्या रिक्वायर्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी अगर एंजाइम के बिना काम हो रहा है, और वही एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम रिक्वायर्ड होगी अगर एंजाइम के साथ काम हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. Okay, so we have now some hypothesis for enzyme action. So we have hypothesis for enzyme action. ठीक है? So one of the hypotheses is given by Emil Fischer. One of the hypotheses is given by Emil Fischer, which is termed as lock and key mechanism. Lock and key mechanism. या फिर it is also known as the template hypothesis. या फिर we can also term it as template hypothesis. Okay, and it was given by Emil Fischer. Given by Emil Fischer. ठीक है, किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था. ओके, क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म या फिर टेम्पलेट हाइपोथेसिस कहा जाता है. और यहां पे एमिल फिशर ये बोलता है कि यार जो एक्टिव साइट होती है विच इज प्रेजेंट ऑन द एंजाइम, ओके, एक्टिव साइट विच इज प्रेजेंट ऑन द एंजाइम इज स्टैटिक. स्टैटिक मतलब इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम. तो जैसे कि अगर मैं बोलूं देयर इज वी हैव दिस, ये एक एंजाइम है, ठीक है. So this enzyme has this specific site. ठीक है, if this is an enzyme, आप देख सकते हो यहां पे एक एक्टिवेशन साइट है. ठीक है, यहां पे जब सबस्ट्रेट अटैच होगा तभी क्या होगा? यहां पे जब सबस्ट्रेट अटैच होगा तभी ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा. तो जो एंजाइम है उसका शेप क्या होना चाहिए? तो एंजाइम का शेप ये होना चाहिए, इस तरीके से. आई एम सॉरी, सबस्ट्रेट का शेप इस तरीके से होना चाहिए जो यहां पे फिट हो जाए. ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ताला होता है, ताले में एक स्पेसिफिक चाबी फिट होती है, तो उसी तरीके से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ फिट हो सकता है जिसका शेप यहां पे अटैच हो जाए एक्टिवेशन साइट में. तो ये क्या चीज है? दिस इज एंजाइम. और ये क्या चीज है? दिस इज सबस्ट्रेट. ठीक है, और ये क्या चीज है? दिस इज एक्टिवेशन साइट, और आई पुट इट एज द एक्टिव साइट. दिस इज द एक्टिव साइट. ठीक है, तो एक्टिव साइट पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है, दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा. अगर यहां पे मैं शेप कुछ और दिखाता हूं, अगर एंजाइम का शेप कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, तो ये वाला सबस्ट्रेट यहां पे फिट नहीं हो पाता एक्टिवेशन साइट पे, और साइट एक्टिवेट नहीं हो पाती और एंजाइम काम नहीं कर पाता. सो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लॉक एंड की मैकेनिज्म. जैसे हर एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी तरीके से हर एक एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आगे फिट होता है, और तब जाके रिएक्शन स्टार्ट होता है. ठीक है, so according to Emil Fischer, the active site is static. Active site is static. Static मतलब जो चेंज नहीं होती है, it remains as it is. Active site is static, it does not change. ठीक है,
अगर ये सबस्ट्रेट है तो ये फिट हो पाएगा, ये सबस्ट्रेट यहां पे फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा हाइपोथेसिस देखते हैं। विच इज नोन एज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल या फिर हैंड इन द ग्लोव मॉडल। Second hypothesis is induced fit model या फिर hand in a glove model, hand in a glove model. It was given by Daniel Koshland. Given by Daniel Koshland. पहला वाला दिया था एमिल फिशन ने, ये किसने दिया है? डैनियल कॉशलैंड ने दिया है। ठीक है, अभी यहां पे जैसे मैं ग्लव्स की बात करता हूं तो ग्लव्स को जब आप पहनते हो तो ग्लव्स क्या करता है? आपके हाथ का शेप ले लेता है। ठीक है, व्हेन यू वेयर दोस ग्लव्स दे टेक अप द शेप ऑफ योर हैंड, ऑफ योर फिंगर्स। उसी तरीके से जैसे पहले वाली केस में क्या बात करी, जो एक्टिव साइट थी वो स्पेसिफिक थी। अभी यहां पे जो मैं एंजाइम बताता हूं, लेट्स से वी हैव दिस एंजाइम, ठीक है, सो दिस इज द एंजाइम और एंजाइम की एक्टिव साइट ये रही, यहां पे एक्टिव साइट है, आप शेप देख सकते हो, दिस इज द एक्टिव साइट and this is the enzyme. अब एमिल फिशर ने क्या बोला है कि यार ये जो शेप का सबस्ट्रेट होगा वो यहां पे अटैच हो सकता है, बट डैनियल कॉशलैंड के हिसाब से, हैंड ग्लोव मॉडल के हिसाब से, ये जो एंजाइम है ये अपना शेप चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से, अगर सबस्ट्रेट इस तरीके से, ठीक है, इफ दिस इज अ सबस्ट्रेट, तो जब ये सबस्ट्रेट यहां पे आएगा एक्टिव साइट पे, तो ये जो एंजाइम है अपना शेप चेंज कर लेगा। ओके, ये जो एक्टिव साइट का शेप था वो क्या हो जाएगा? इसको अकोमोडेट करने के लिए हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूं, थोड़ा छोटा डायग्राम दिखाते हैं यहां पे। ये सबस्ट्रेट है, पहला वाला शेप आपने एंजाइम का देखा था। अभी शेप कैसा हो जाएगा? द शेप इज गोइंग टू अकोमोडेट द सबस्ट्रेट, मतलब जैसा सबस्ट्रेट था वैसा शेप हो गया एक्टिव साइट का। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो डैनियल कॉशलैंड के हिसाब से जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है? डायनेमिक होती है। The active site is dynamic. The active site is dynamic. ठीक है, बिकॉज द एक्टिव साइट ने क्या किया? शेप को चेंज कर लिया। अगर आप बोलते हो एक्टिव साइट इज स्टैटिक, मतलब वो शेप चेंज नहीं होता है। ओके, जो आपने आगे देखा, क्लियर है? सो दिस वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द टॉपिक एंजाइम। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द चैप्टर। आई होप जो भी मैंने बातें बोली है यू आर पुटिंग डाउन इन योर बुक्स एंड मेकिंग नोट्स। ओके, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जितने भी डिटेलिंग मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको नोट्स बनानी है, नोट्स के साथ आपको उसका फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप क्या करोगे? आप मुझे व्हाट्सएप कर लो।
ठीक है, एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को 2 बार देखो, ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन ड्रॉप मी मैसेज, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द न्यू डिटेल्स। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।